राहुल की साड़ियों की दुकान थी। वह रोज रात को मैनेकिन साड़ी लगाया करता था ताकि सुबह जब वह दुकान खोले तो ग्राहकों को नई नई साड़ियां दिखाई दे। एक रात धीरज ने एक नीले रंग की साड़ी मैनेकिन पर पहनाई और दुकान बंद करके चला गया। पर अगली सुबह जब उसने दुकान खोली तो वह हैरान हो गया। मैनेकिन पर नीले रंग के बदले लाल रंग की साड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कल नीले रंग की साड़ी पहनाई थी और ये साड़ी ये तो मैंने कभी देखी भी नहीं है। ऐसी साड़ी तो मेरी दुकान में कभी आई ही नहीं है। राहुल उस लाल रंग की साड़ी को अच्छे से देखने लगा। कपड़ा तो बहुत अच्छा है, शायद हाथ की कारीगरी का काम है, पर यह आई कहां से? पहले दुकान की सफाई करता हूँ, फिर पता लगाता हूँ। धीरज दुकान की सफाई करने लगा। जैसे ही उसकी सफाई खत्म हुई वहां एक कस्टमर आ गई, रूबी। रूबी का ध्यान उस लाल साड़ी पर गया। वाह, ये साड़ी कितने की है भाई? अब राहुल उलझन में फंस गया कि आखिर इसकी क्या कीमत बोलनी चाहिए। कुछ भी दाम बोल देता हूँ। वैसे भी कौन सी साड़ी दुकान की है, वैसे भी ये मुनाफा ही है। 1000 की है दीदी। ठीक है, पैक कर दो। जी। राहुल ने साड़ी पैक करके रूबी को दे दी। रूबी वह साड़ी लेकर घर आई। अरे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ गई थी? वो तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग कराऊं। ये देखो इतनी अच्छी है ना, सिर्फ 1000 की है अपनी बहन की शादी में। मैं यही पहनूंगी सोच रही हूँ। अच्छी है, पर रूबी कितनी ऐसी साड़ियाँ हैं जो तुमने अब तक नहीं पहनी है, वो कब पहनोगी? पहनूंगी, शादी के अलग अलग फंक्शन में पहन लूंगी। ठीक है। वैसे भी तुम जानते हो कि मुझे साड़ियाँ इकट्ठा करने का कितना शौक है। हाँ, अब जाओ, इसे अलमारी में रख दो और मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाओ। हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं बाजार से समोसा और जलेबी ले आई। ये हुई ना बात। वाह वाह रूबी। रूबी ने साड़ी अलमारी में रख दी और दीपक के साथ नाश्ता करने लगी। वो लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक बेडरूम से जोर जोर की आवाज आई। ये क्या हुआ? पता नहीं। दोनों उठकर बेडरूम में गए तो वहां सब कुछ ठीक था, कुछ भी गिरा या टूटा नहीं था। शायद बाहर से कोई आवाज आई हो। ठीक है। उस पूरे दिन दीपक और रूबी को कुछ ना कुछ फटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा। फिर दीपक ने अलमारी खोली और अंदर का मंजर देखकर दंग रह गया। ये सब कुछ गिर कैसे गया? वह तो पता नहीं, पर वह आवाज जरूर यहीं से आ रही थी। हाँ, मैं अभी ठीक करती हूँ। दीपक और रूबी ने मिलकर सारी साड़ियां घड़ी मारकर अच्छे से अलमारी में लगा दी और अलमारी में बंद कर दी। फिर रात के समय जब दीपक और रूबी सो रहे थे तो उन्हें वापस खड़खड़ की आवाजें सुनाई देने लगी। दीपक ने अलमारी खोली तो अलमारी ठीक थी, पर जैसे ही दीपक पीछे मुड़ा तो रूबी को अलमारी में एक चुड़ैल दिखाई दी। दीपक, हाँ, तुम्हारे पीछे चुड़ैल है। दीपक पीछे घुमा पर उसे कोई चुड़ैल नहीं नजर आ रही थी। कहाँ है चुड़ैल? वो वही है, अलमारी में बैठी थी। कहाँ है चुड़ैल? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो देखो, अलमारी में बैठी है। उसने वो लाल साड़ी पहनी है। ये लाल साड़ी तो यही पड़ी है, ये देखो। नहीं, उसने यही लाल साड़ी पहनी है। अगर ये साड़ी चुड़ैल ने पहनी है तो ये लाल साड़ी यहाँ कैसे? तुम इस तरफ आओ, वो चुड़ैल वहीं बैठी है। दीपक ने उस लाल साड़ी को उठाया। तुम्हें इस साड़ी से डर लग रहा है ना, तो मैं इसे खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ। और फिर दीपक ने उस लाल साड़ी को खिड़की से नीचे फेंक दिया और अलमारी में बैठी चुड़ैल गायब हो गई। अब साड़ी नहीं है। चुड़ैल भी गायब हो गई। अच्छा, अब आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। डरी सहमी रूबी अपने पति को पकड़कर सो गई। अगली सुबह जब उसका ध्यान अलमारी की ओर गया तो वो उठकर अलमारी के पास गई और जैसे ही उसने अलमारी खोली वो जोर से चीखी। क्या हुआ? वही लाल साड़ी। ये कैसे हो सकता है? मैंने ये लाल साड़ी फेंक दी थी। पर ये लाल साड़ी वापस कैसे आ गई? इस बार मैं इस साड़ी को जला दूंगा। दीपक ने साड़ी को आग लगाई और डस्टबिन में डाल दी। अब ये वापस नहीं आएगी। भले ही साड़ी जल चुकी थी, पर रूबी को अब भी लाल साड़ी वाली चुड़ैल का चेहरा पूरी तरह याद था। शाम को जब रूबी ने अलमारी खोली
तो वह लाल साड़ी वापस उसी अलमारी में ही थी। पर ये लाल साड़ी वापस कैसे आ गई? हमें इस साड़ी को अभी मंदिर ले जाना चाहिए। ठीक है, चलो। रूबी और दीपक कार में बैठकर मंदिर की ओर जाने लगे। वह लाल साड़ी पीछे की सीट पर रखी हुई थी, पर जब वो लोग मंदिर पहुंचे, अरे रूबी, वो साड़ी कहाँ गई? अभी यही तो थी। वह साड़ी गायब हो गई ना, क्योंकि वह साड़ी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और उस चुड़ैल का अगला शिकार तुम्हारी पत्नी है। हमारी मदद कीजिए पंडित जी। तुम्हारी पत्नी को बचाया जा सकता है, पर यह बहुत मुश्किल कार्य है। तुम्हें वह साड़ी किसी भी तरीके से यहाँ लाकर देवी मां के सामने चढ़ानी होगी। पर यह कैसे संभव है? हम तो साड़ी ला ही रहे थे, पर वह साड़ी गायब हो गई। इसका एक ही तरीका है, तुम्हारी पत्नी को वो लाल साड़ी पहननी होगी, लेकिन पहनते ही वो चुड़ैल तुम्हारी पत्नी के शरीर में घुस जाएगी, और फिर तुम्हें किसी भी तरह अपनी पत्नी को मंदिर में लाना होगा। पर वो चुड़ैल मुझे यहाँ आने देगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हवन करूंगा, और तुम्हें साड़ी पहनने से पहले ये धागा अपने गले में और हाथ में बांधना होगा। याद रहे, ये धागा तुम हरगिज नहीं खोलोगी। मैं कोशिश करूंगी। यही एक रास्ता है बिटिया, तुम्हें ये करना ही होगा। जी पंडित जी। पंडित जी ने दीपक और रूबी के गले में और हाथों में एक दिव्य धागा बांध दिया। ये तुम दोनों की सुरक्षा करेगा। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर दोनों घर के लिए निकल गए। डरे सहमे दोनों घर पहुंचे, और जैसे ही रूबी ने अलमारी खोली तो वह साड़ी वहीं थी। रूबी ने उस साड़ी को बाहर निकाला। मुझे बहुत डर लग रहा है दीपक। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर हमें यह करना ही होगा। तुम साड़ी पहन लो। रूबी ने वह लाल साड़ी पहनी और उसके चेहरे से डर गायब हो गया। रूबी के हाव भाव बदल गए, उसकी आंखें लाल हो गई और वह पूरे तरीके से चुड़ैल में बदल गई। लगता है रूबी में चुड़ैल हावी हो गई है। मुझे इसे अभी मंदिर ले जाना होगा। दीपक ने रूबी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले आया, और फिर फुल स्पीड में मंदिर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में रूबी जोर जोर शोर से हंस रही थी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रूबी ने गाड़ी से कूदने की कोशिश की, पर दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ मंदिर में पंडित जी के मंत्रों ने भी काम करना शुरू कर दिया। चुड़ैल शांत हो गई और रूबी बेहोश हो गई। मंदिर में पहुंचकर बेहोश रूबी को दीपक अंदर ले गया। यह लीजिए पंडित जी। इसे इस चक्र में बैठा दो। रूबी को चक्र में बैठा दिया गया। पंडित जी अपने मंत्रों का जाप करने लगे। रूबी के भीतर वाली चुड़ैल छटपटाने लगी। छोड़ दो मुझे। पंडित जी के मंत्रों से रूबी की साड़ी में आग लग गई। वह भूतिया साड़ी जल गई। रूबी के शरीर पर दूसरी लाल साड़ी आ गई। अब वह भूतिया साड़ी नष्ट हो चुकी है, साथ ही वह चुड़ैल भी। रूबी को होश आ गया। रूबी और दीपक दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर वह अपने घर लौट गए। उस रात उन दोनों को चैन की नींद आई। फिर कभी उनके घर पर अजीबोगरीब हत्या नहीं हुई है।